नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फंडामेंटल फोर्स की जो हमारे चारों ओर आप देखें तो सब कुछ तय करती है। बिल्कुल। गिरते हुए सेब से लेकर सन का चक्कर काटते हुए प्लैनेट्स तक। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज ग्रेविटेशन के कह सकते हैं पेचीदा विषय की गहराई में उतरते हैं। चलिए समझते हैं कि ये फोर्स आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर इस विशाल यूनिवर्स तक में इसकी क्या अहमियत है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हाँ, हम जानते हैं कि किसी भी चीज की स्पीड या डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स चाहिए। बिल्कुल, फोर्स के बिना कुछ नहीं बदलता। और हम रोज देखते हैं कि चीजें अर्थ की तरफ गिरती हैं, प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं, मून अर्थ के। ये सब रोजमर्रा के ऑब्जर्वेशंस हैं। इन सब के पीछे एक ही फोर्स है। बिल्कुल सही कहा। और आइजैक न्यूटन ने ये पहचाना कि ये एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा। ये एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन है, मतलब हर चीज दूसरी चीज को खींच रही है। हर चीज? हाँ, हर चीज। जैसा न्यूटन ने सोचा कि अगर अर्थ एक सेब को खींच सकती है तो मून को क्यों नहीं। हाँ, पर हम मून को अर्थ पे गिरते हुए तो नहीं देखते। ये सवाल तो दिमाग में आता है। दिलचस्प सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि मून असल में लगातार अर्थ की तरफ गिर ही रहा है। सच में? गिर रहा है। हाँ। लेकिन उसकी जो साइडवेज वेलोसिटी है ना, वो उसे सीधे गिरने नहीं देती। अच्छा। वो वेलोसिटी उसे एक ऑर्बिट में बनाए रखती है। इसके लिए जरूरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ। वो अर्थ की ग्रेविटी ही मुहैया कराती है। जैसे वो पत्थर वाली मिसाल। एकदम। जैसे धागे से बंधा पत्थर घुमाते हुए अगर धागा टूट जाए तो पत्थर सीधा निकल जाता है टेंजेंट पर। हाँ। वैसे अगर ग्रेविटी ना हो तो मून सीधा चला जाएगा, ऑर्बिट में नहीं रहेगा। कमाल है। तो ये फोर्स ये काम कैसे करती है फिर? यहीं पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है ना? हाँ बिल्कुल। ये लॉ बताता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। हर ऑब्जेक्ट को? जी। ये फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब F प्रोपोर्शनल M कैपिटल M। ओके। मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। हाँ। और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। F प्रोपोर्शनल 1D स्क्वायर। अच्छा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। वही तो पूरा फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू GMM_D स्क्वायर। जी। यहाँ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले पता लगाई थी, करीब 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। काफी छोटी वैल्यू है। हाँ, इसीलिए हम रोजमर्रा की चीजों के बीच अट्रैक्शन महसूस नहीं करते। मास बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे प्लैनेट्स का। अच्छा, और इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब अगर दूरी दोगुनी कर दें तो फोर्स 1/4 रह जाएगी? एकदम सही। यही समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि यही लॉ हमें बताता है कि ग्रह क्यों घूमते हैं, है ना? हमें अर्थ से बांधे रखने वाली फोर्स कैसे काम करती है। और यहाँ तक कि समुद्र में टाइड्स क्यों आते हैं, ये सब इसी लॉ से एक्सप्लेन होता है। वाओ! और ये लॉ यूनिवर्सल है। छोटी बड़ी टेरेस्ट्रियल या सेलेस्टियल सभी चीजों पर एक जैसा लागू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री फॉल की। जब कोई चीज सिर्फ ग्रेविटी के असर में नीचे आती है। हाँ, उसे फ्री फॉल कहते हैं। मतलब सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है और कोई फोर्स नहीं, जैसे एयर रेजिस्टेंस। और गिरते समय ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है? बिल्कुल, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है। इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी कहते हैं। जी। इसकी यूनिट ms स्क्वायर है। अर्थ की सतह के पास अगर हम फोर्स F = mg और यूनिवर्सल लॉ को मिलाएं, हाँ, तो G का फॉर्मूला बनता है G = GMR², जहां M अर्थ का मास और R उसका रेडियस है। अच्छा, तो जी की वैल्यू अर्थ पर फिक्स है? लगभग। अर्थ पर G की एवरेज वैल्यू करीब 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, पर यह थोड़ी बदलती है। कहाँ? पोल्स पर थोड़ी ज्यादा और इक्वेटर पर थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ एकदम गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है पोल्स पर। और रोटेशन का भी इफेक्ट होता है। समझ गए। और वो गैलीलियो वाली कहानी कि भारी और हल्की चीजें एक साथ गिरती हैं, सुनने में अजीब लगता है क्योंकि असल जिंदगी में तो पंख और पत्थर अलग अलग गिरते हैं। हाँ, थ्योरी में G ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। अब फॉर्मूला देखें, G = GMR²। इसमें ऑब्जेक्ट का मास m है ही नहीं। अरे हाँ? जो अंतर हम देखते हैं, जैसे कागज और पत्थर का गिरना, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से। हवा कागज को ज्यादा रोकती है। तो अगर हवा ना हो, वैक्यूम में, तो वो बिल्कुल एक साथ गिरेंगे, चाहे पंख हो या हथौड़ा। अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर यह करके दिखाया भी था। अच्छा, और मोशन के जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है? हाँ, V = U + AT
S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। उनमें बस एक्सेलरेशन A की जगह G इस्तेमाल होता है फ्री फॉल के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब आते हैं मास और वेट पर। इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, बहुत आम कंफ्यूजन है ये। मास तो किसी चीज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना, जो बदलती नहीं। बिल्कुल। मास असल में ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजर है, मतलब वो अपने मोशन में बदलाव को कितना रेजिस्ट करता है। इनर्शिया? हाँ, ये कांस्टेंट रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ पर हो, मून पर या डीप स्पेस में। मास नहीं बदलता। और वेट? वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ या कोई और ग्रह या तारा उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ये ग्रेविटी का ही इफेक्ट है। तो वेट एक फोर्स है? हाँ, इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg। क्योंकि वेट फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन है, किलोग्राम नहीं। अच्छा, तो क्योंकि G जगह के हिसाब से बदलता है, इसलिए वेट भी बदलता है। पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ के G 9.8 का लगभग 1/6। हाँ, इसलिए मून पर किसी चीज का वेट अर्थ पर उसके वेट का करीब 1/6 ही होता है। अगर आपका मास यहाँ 60 kg है तो वेट 9.8 लगभग 588 न्यूटन होगा। मून पर मास तो 60 kg ही रहेगा, पर वेट 167 लगभग 100 न्यूटन होगा। मतलब चांद पर हम काफी हल्के महसूस करेंगे, पर हमारा सब्सटेंस, हमारा मास उतना ही रहेगा। ये जानना दिलचस्प है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं थ्रस्ट और प्रेशर पर। इनका ग्रेविटी से क्या कनेक्शन है, ये क्यों जरूरी है? देखिए, वेट जो ग्रेविटी के कारण है, एक फोर्स है जो सरफेस पर नीचे की तरफ लगता है, परपेंडिकुलर। हाँ। थ्रस्ट वही फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो वेट एक तरह का थ्रस्ट है जो ऑब्जेक्ट जमीन पर डालता है। अच्छा। और प्रेशर? प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। P इज इक्वल टू थ्रस्ट पर एरिया। इसकी यूनिट पास्कल है, PA। तो प्रेशर एरिया पर डिपेंड करता है। हाँ, सेम फोर्स अगर कम एरिया पर लगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे नुकीली कील आसानी से घुस जाती है या चाकू तेज होता है। बिल्कुल, क्योंकि फोर्स बहुत छोटे एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर वही फोर्स ज्यादा एरिया पर फैले तो प्रेशर कम होगा। जैसे आर्मी टैंक के चौड़े ट्रैक्स होते हैं ताकि वो जमीन में धंसे नहीं, या इमारतों की फाउंडेशन चौड़ी बनाई जाती है ताकि वजन, थ्रस्ट ज्यादा एरिया पर फैले और जमीन पर प्रेशर कम हो। समझ गई। अब एक और दिलचस्प सवाल, पानी में चीजें तैरती या डूबती क्यों है? क्या इसका भी ग्रेविटी से लेना देना है? हाँ, बिल्कुल है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में, मतलब लिक्विड या गैस में डुबोया जाता है, तो फ्लूइड उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। ऊपर की ओर? क्यों? इसे बॉयंट फोर्स या बॉयंसी कहते हैं। ये फोर्स इसलिए लगती है क्योंकि फ्लूइड में डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है। ग्रेविटी के कारण ही नीचे का फ्लूइड ऊपर वाले फ्लूइड का वजन संभालता है। अच्छा। तो ऑब्जेक्ट के निचले हिस्से पर जो ज्यादा गहरा है, ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा अपवर्ड प्रेशर पड़ता है। नेट इफेक्ट एक अपवर्ड फोर्स होता है। तो कोई चीज तैरेगी या डूबेगी, ये किस पर निर्भर करता है? ये दो फोर्सेस की लड़ाई है। नीचे की ओर ऑब्जेक्ट का वेट ग्रेविटी के कारण, और ऊपर की ओर बॉयंट फोर्स। ओके। और ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो बॉयंट फोर्स उसके वेट से ज्यादा होगी जब वो पूरी तरह डूब जाए और वो ऊपर आकर तैरेगा, जैसे लकड़ी या कॉर्क। और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेट बॉयंट फोर्स से ज्यादा होगा और वो डूब जाएगा, जैसे लोहे की कील। आयरन नेल डूब जाती है, पर लोहे का इतना बड़ा शिप तैरता है? हाँ, क्योंकि शिप को हॉलो बनाया जाता है। उसका ओवरऑल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है उसके वेट के मुकाबले, तो उसकी एवरेज डेंसिटी पानी से कम हो जाती है। कमाल की इंजीनियरिंग है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? वो यूरेका वाली कहानी? हाँ, वो कहानी तो मशहूर है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है कि ये बॉयंट फोर्स कितनी होती है। कितनी? ये कहता है कि बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए, डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होती है। अच्छा, जितना फ्लूइड हटाया उसके वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स लगेगी। बिल्कुल। इसी प्रिंसिपल पर शिप्स और सबमरीन्स डिजाइन होती हैं। और लैक्टोमीटर, दूध की प्योरिटी जांचने वाला, या हाइड्रोमीटर, लिक्विड की डेंसिटी मापने वाला जैसे इंस्ट्रूमेंट भी इसी पर काम करते हैं। तो संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल फोर्स है। हाँ, हर जगह काम करती है। जिसे यूनिवर्सल लॉ से डिस्क्राइब किया जाता है। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन g होता है, जो अर्थ के पास लगभग कांस्टेंट है। जी। मास कांस्टेंट रहता है, पर वेट जगह के साथ बदलता है। और फ्लूइड्स में डूबी चीजों पर बॉयंसी लगती है, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाता है। ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल।
ग्रेविटी इन सब फेनोमेना के मूल में है। वेट, प्रेशर, इन्फ्लुइड्स, बॉयंसी सब ग्रेविटी से जुड़े हैं। बहुत खूब। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, अगर ग्रेविटेशन वाकई यूनिवर्सल है तो जरा सोचिए ये सितारों और गैलेक्सीज के बनने और उनके स्ट्रक्चर को कैसे नियंत्रित करती होगी। बड़े स्केल पर। हाँ, इस पर सोचने से हमें इस फोर्स के असली कॉस्मिक पैमाने का अंदाजा लगता है। ये सिर्फ सेब गिराने वाली फोर्स नहीं है, ये यूनिवर्स का ढांचा बनाने वाली फोर्स है। वाकई सोचने वाली बात है।